जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली हम लोग शाम को 7 बजे से इसी चैनल पर लाइव रहते हैं सन्नी साइंस क्लासेज पर। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT और उसका विविध प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर जो है तो 3 तक देख लिए थे और 4 में जो है कुछ देखे थे, जब तक कि टेक्निकल इशू के कारण जो है क्लास को जो है ओवर करना पड़ा था। चलिए तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए क्या सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह में क्या होता है, A का ट्रांसपोज बराबर होता है A के, और B भी क्या है, सममित आव्यूह है, इसीलिए B का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, तो B का ट्रांसपोज जो है B के बराबर हो जाएगा। देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले चलिए, तो इसको क्या दिखाना है, इसको एक विषम सममित आव्यूह क्या करना है, इसको एक विषम सममित आव्यूह जो है सिद्ध करना है। तो इसीलिए इसको जो है C मान लिए। जब ट्रांसपोज करेंगे तो C का भी ट्रांसपोज होगा, मतलब AB माइनस BA का भी ट्रांसपोज होगा। तो माइनस है तो इस पर भी ट्रांसपोज आएगा और इस पर भी इधर ट्रांसपोज आएगा। और यह हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि जब AB का ट्रांसपोज करना होता है तो पहले B का ट्रांसपोज होता है और बाद में A का। तो उसी तरीके से पहले B का ट्रांसपोज और बाद में A का ट्रांसपोज। माइनस है तो माइनस, बाद में A है इसलिए इसका पहले ट्रांसपोज, और पहले B है इसलिए इसका बाद में ट्रांसपोज। तो यहाँ पर B ट्रांसपोज के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, B, और A ट्रांसपोज के स्थान पर A, फिर A ट्रांसपोज के स्थान पर A, और B ट्रांसपोज के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, B। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो आगे आप जो है ध्यान देना है, देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से। देखिए, चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया BA माइनस AB। जब यहाँ से माइनस कॉमन किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। माइनस बाहर है, ये प्लस में है तो इसको पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख लेते हैं। तो अब इसी को ध्यान दीजिएगा, AB माइनस BA, AB माइनस BA, AB माइनस BA, इसको हम लोग क्या माने थे, C, तो माइनस रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, AB माइनस BA, AB माइनस BA, यहाँ पर हो जाएगा C। और यहाँ पर ये सब अगर देते आए हम, अगर यहाँ पर इसको दिया जाए तो फाइनली क्या मिल रहा है, तो फाइनली मिल रहा है C का ट्रांसपोज बराबर में माइनस CA। तो यह आपको याद होना चाहिए, A का ट्रांसपोज यदि A के बराबर आएगा तो सममित आव्यूह, A का ट्रांसपोज यदि A के बराबर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह बोलेंगे। लेकिन अगर अगर A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित। उसी तरीके से C का ट्रांसपोज यदि C के बराबर आएगा तो इसको सममित आव्यूह। लेकिन C का ट्रांसपोज यदि माइनस C के बराबर आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। तो C का ट्रांसपोज माइनस C के बराबर आ रहा है, इसीलिए C को विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। C को विषम सममित आव्यूह मतलब AB माइनस BA को जो है, AB माइनस BA को जो है एक विषम सममित आव्यूह बोल देंगे। इसलिए AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित
अवयव है। यह सिद्ध करना था और यह सिद्ध हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि ए तथा बी जो है सममित अवयव था, तो हमें इसको जो है एक विषम सममित अवयव जो है सिद्ध करना था, और इसको जो है हम लोगों ने इसको सिद्ध कर भी दिया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव बी ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो ए जो है या तो सममित है या क्या है, विषम सममित है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे प्रूफ। प्रूफ मतलब प्रमाण। पहले जो है ए सममित के लिए जांच करते हैं। ए एक सममित अवयव है, अवयव है। ए एक सममित अवयव है, पहले इसके लिए जांच करते हैं। तो जब ये सममित अवयव होगा तो ए का ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ए का ट्रांसपोज जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ए के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको क्या सिद्ध करना है, सममित सिद्ध करना है। तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज किया जाएगा यानी परिवर्त, तो सी का ट्रांसपोज होगा और बी का ट्रांसपोज फिर ए बी का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज। तो पहले इसका ट्रांसपोज होगा, फिर ए का होगा और फिर बी का ट्रांसपोज होगा। तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बी। तो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के स्थान पर ए लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। और इसको जो है हम लोग क्या माने थे, बी ट्रांसपोज ए बी को, बी ट्रांसपोज ए बी को हम लोग सी माने थे। तो अगर यहाँ पर सी ट्रांसपोज देते आएंगे तो यह हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी के। तो आपको याद होना चाहिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा तो इसको सममित अवयव बोलेंगे। उसी तरीके से बी का ट्रांसपोज यदि बी के बराबर हो जाएगा तो इसको सममित अवयव बोलेंगे। तो जब सी का ट्रांसपोज सी के बराबर होगा तो इसको सममित अवयव बोलेंगे। सी का ट्रांसपोज जो है सी के बराबर है तो सी को हम लोग क्या, कौन सा अवयव बोलेंगे, तो सममित अवयव बोलेंगे। अब सी कहने का मतलब तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसीलिए बी ट्रांसपोज ए बी, सी कहने का मतलब बी ट्रांसपोज ए बी एक क्या है, सममित अवयव है, सममित अवयव है। इसको जो है सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब हम लोग जांच करते हैं यदि ए एक क्या है, विषम सममित, विषम सममित अवयव है। तो पहले किसके लिए जांच किए हैं, तो पहले जांच किए हैं कि ए एक क्या है, सममित अवयव है। अब किसके लिए जांच कर रहे हैं, तो ए एक क्या है, तो विषम सममित अवयव है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक विषम सममित अवयव है तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वह -1 के बराबर हो जाएगा।
ए का ट्रांसपोज जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। देखिएगा इसको जो है विषम सममित दिखाना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज ए बी को जो है विषम सममित अवयव दिखाना है। इसको सी मान लेंगे और सी मान करके जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सी का ट्रांसपोज और बी ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। सी का ट्रांसपोज बराबर बी ए बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा और फिर बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नो ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज जहाँ पर ए ट्रांसपोज है वहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी का ट्रांसपोज और यहाँ पर हो जाएगा ए बी। अगर यहाँ पर सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज लिखते आए तो माइनस को रहने देते हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं, बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी को हम लोग सी माने हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी। तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, सी का ट्रांसपोज बराबर है माइनस सी के। तो आपको याद होगा ए का ट्रांसपोज यदि माइनस ए के बराबर होता है तो इसको विषम सममित अवयव बोला जाता है। उसी तरीके से सी का ट्रांसपोज जो है माइनस सी के बराबर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विषम सममित अवयव। तो सी का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव बोलेंगे। तो सी कहने का मतलब, सी कहने का मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, सी कहने का मतलब बी ट्रांसपोज ए बी एक क्या है, एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो सममित और विषम सममित जो है हम लोग सिद्ध कर दिए। क्या सिद्ध कर दिए, सममित तथा विषम सममित अवयव जो है सिद्ध कर दिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिए। कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए बराबर इतना समीकरण ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान क्या देंगे कि एक समीकरण दिया गया है ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या है, तो आई है, इसको जो है संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज है, क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। फिर इंटू में ए है, इसके लिए एक क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। और फिर बराबर में क्या है, तो आई है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके लिए भी एक क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ए है, ए ट्रांसपोज के बगल में ए है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 0 है, 2y है,
जेड है, फिर एक्स है, वाई है, माइनस जेड है, एक्स है, माइनस वाई है, जेड है। ये हो गया ए। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ए ट्रांसपोज भरना है, ए ट्रांसपोज का मान। तो जो जो पड़ा में है उसको लिख देंगे खड़ा में, 0 2y और फिर यहाँ पर जेड। जो पड़ा में है उसको क्या लिख देंगे खड़ा में, x y माइनस जेड। जो पड़ा में है उसको लिख देंगे खड़ा में, x माइनस वाई और यहाँ पर जेड। अब जो पड़ा में था उसको खड़ा में क्यों लिखे हैं? तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ए ट्रांसपोज का मान ज्ञात करना था, तो डायरेक्ट ए ट्रांसपोज का मान जो है हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भरेंगे तो 3 गुने 3 ऑर्डर का, मतलब यहाँ पर 1 होगा 0 0 0 1 0 0 0 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि यह जो है यह एक समीकरण था जो कि संतुलित यानी संतुष्ट करता हुआ समीकरण था, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का मान, यहाँ पर ए का मान और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान जो है लिख दिए हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इन दोनों में गुणा करना है। इसका ऑर्डर जो है कितना, यह जो है मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? तो देखिए यह है 3 गुने 3 का और यह भी है 3 गुने 3 का और यह भी है 3 गुने 3 का। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो पीछे वाला आगे वाला से बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए इसका क्या होगा, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए इसमें दोनों मैट्रिक्स में गुणा होगा, संभव है। लेकिन गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर कितना का होगा, वह जो है कितना ऑर्डर कितना का होगा, वह कितना ऑर्डर का होगा। तो याद रखिएगा, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है तो आगे कितना बच गया 3 और पीछे कितना बच गया 3। तो आगे बच गया 3 और पीछे बच गया 3, इसीलिए गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह 3 गुने 3 ऑर्डर का होगा। कितना, तो 3 गुने 3 ऑर्डर का होगा। और यहाँ पर बराबर, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर दिया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर दिया गया है। वन 0 0 0 1 0 0 0 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से कि जो पड़ा है ना, जो पड़ा है, तो पड़ा वाला का जो है खड़ा वाला के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0 में 0 से होगा तो 0, x में x से होगा तो x स्क्वायर, प्लस x में x से होगा तो x स्क्वायर। अब इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो 0 में 2y से होगा तो 0, x में y से होगा तो xy, फिर x में माइनस y से होगा तो माइनस xy। अब जो है इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर, तो 0 में z से होगा तो क्या हो जाएगा 0, और x में z से होगा तो माइनस xz, और x में z से होगा तो प्लस xz।
ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद जो है इसके नीचे वाला, इसका जो है पहले इसके साथ होगा, पहले इसके साथ होगा। तो 2y में 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, x में y से होगा तो प्लस xy, और माइनस y में x से होगा तो माइनस xy। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2y में 2y से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4y², और y में y से होगा तो y², और माइनस y में माइनस y से होगा तो क्या हो जाएगा y²। अब इतना के बाद हम लोग इसको यहाँ से हटा करके और यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 2y में z से होगा तो क्या हो जाएगा 2yz, y में z से हो जाएगा तो माइनस yz, और माइनस y में z से होगा तो माइनस yz। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ से हटा करके। तो पहले इसके साथ z में 0 से होगा तो 0, माइनस z में माइनस x से होगा तो माइनस xz, z में x से होगा तो xz। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। बारी बारी से जो है सब में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए z में 2y से होगा तो क्या हो जाएगा 2yz, माइनस z में y से होगा तो माइनस yz, और z में माइनस y से होगा तो माइनस yz। अब इसके बाद पूरे अच्छा तरीके से ध्यान दीजिएगा। जब z में z से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा z², माइनस z में माइनस z से होगा तो प्लस z², और z में z से होगा तो z²। इतना हो जाएगा। ठीक है। तो यह जो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, आप लोग बताइए यह 3 गुने 3 ऑर्डर का है कि नहीं? 3 गुने 3 ऑर्डर का है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे है? तो इसमें 3 ठो जो है रो है और 3 ठो जो है क्या है तो कॉलम है। अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा कि इससे यह ख़त्म हो जाएगा और इससे जो है यह ख़त्म हो जाएगा, इससे जो है यह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और 2yz और माइनस 2yz, यानी इससे ये दोनों से ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, इससे यह ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों से ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो बच गया आपको सिर्फ विकर्ण पर का। क्या बच गया? विकर्ण पर का। तो एक ठो x² और एक ठो x², ये हो जाएगा 2x², यह बराबर हो जाएगा 1 के। 4 ठो y² और एक यहाँ पर 5 ठो और एक यहाँ पर 6 ठो, यानी 6 ठो y², यह बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर विकर्ण पर 1 के। z², 1 2 3, यानी 3z², यह बराबर हो जाएगा किसके तो 1 के। तो अब यहाँ पर x² बराबर में 1/2। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/2। तो प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, वर्गमूल 1 होगा, और रूट के अंदर जो है 2 रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया? तो x का मान आ गया प्लस माइनस 1/√2।
यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर में 1 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो जब यहाँ पर y का मान पूछा जाएगा तो स्क्वायर इधर है और इधर आ जाएगा तो √1/6। और जब यहाँ से y का मान पूछा जाएगा तो प्लस माइनस 1/√6। यह किसका मान आ गया? तो यह y का मान आ गया। उसी तरीके से जेड स्क्वायर का मान आप लोग बताइए। उसी तरीके से जेड स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। तो जेड स्क्वायर का मान ध्यान दीजिए कि 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ पर जेड बराबर में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1/3। तो जब जेड का मान पूछा जाएगा तो प्लस माइनस 1 में कितना हो जाएगा? √3। 1 में कितना हो जाएगा? √3। तो x का मान प्लस माइनस 1/√2 और y का मान प्लस माइनस 1/√6 और z का मान प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो x, y और z का मान यहाँ से जो है निकल गया, जो कि x, y और z का ही मान जो क्या था तो निकालना था। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा कि x के किस मान के लिए इतना जो है 0 के यानी o के बराबर है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा होगा। यह जो है 1 गुने 3 का है और यह जो है 3 गुने 3 का है। 3 गुने 3 का, तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। जब पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तब क्या हो जाएगा? तब याद रखिएगा गुणा संभव है। तो 1 और 3, तो गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा? तो वह 1 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर और फिर यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिख देंगे। इन दोनों में गुणा कर रहे हैं, यानी यह मैट्रिक्स जो है 0, 2 और यहाँ पर x बराबर में o। तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, 2 दूना 4 और फिर 1 एकम 1। 1 में 2 से होगा तो 2, 2 में 0 से होगा तो 0 और 1 में 0 से होगा तो 0। 1 में 0 से होगा तो 0, 2 में 1 से होगा तो 2 और 1 में 2 से होगा तो 2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 4 5 1 6 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर इतना आ गया। अब जो है इसको यहाँ पर लिख देंगे। जब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो कितना बताइए? 0, 2 और यहाँ पर x। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह है 1 गुने 3 का और यह है 3 गुने 1 का। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, आगे बच गया 1, पीछे बच गया 1, यानी 1 गुणे 1 का प्राप्त होगा और बराबर में 0। तो देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। 6 में 0 से होगा तो 0, 2 में 2 से होगा तो 4
और 4 में x से होगा तो 4x। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बराबर 0 और इधर क्या हो जाएगा 0 और 4 ही रहेगा और प्लस में 4x। तो 4 प्लस में 4x बराबर में 0 और यहाँ से जब 4x बराबर में तो प्लस में ये इधर आएगा तो माइनस में। जब यहाँ से x का माइनस निकाला जाएगा तो 4 इधर गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, इधर जाएगा तो भाग में, ये कट के कितना आ गया -1। इसीलिए x बराबर में कितना आ गया -1। इसीलिए x बराबर में कितना आ गया तो -1 आ गया। चलिए, तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरीके से जो है x का मान कितना आ गया तो -1 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया -1 आ गया। चलिए, तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कितने लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है ध्यान दीजिएगा कि यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, प्रमाण ले लेंगे यानी प्रूफ। और a² - 5a प्लस में 7i बराबर में 0। तो a² कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 ठो मैट्रिक्स लेंगे a के लिए, तब ये क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। माइनस है तो माइनस और 5 गुणा यहाँ पर a मैट्रिक्स। ठीक है, प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स a के लिए बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए, a कहने का मतलब क्या है जी 3 1 -1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर भी a कीजिएगा तब ना a² होगा। तो 3 1 -1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर आपको a लिखना है तो 3 1 -2 -1 और फिर यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर 7i है, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर विकर्ण पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण पर सिर्फ 1 होता है, बाकी जो है 0 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इन दोनों में गुणा करना है। तो यह 2 × 2 का है, यह भी 2 × 2 का है। क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसका मतलब जो है गुणा संभव है। तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितना का प्राप्त होगा, तो आगे बच गया 2 और पीछे बच गया 2। यानी गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा, तो याद रखिएगा 2 × 2 का होगा। चलिए, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा, तो 2 × 2 का होगा। देखिए, तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि पारा वाला का जो है खड़ा वाला के साथ, पारा वाला का जो है खड़ा वाला के साथ, यानी पारा वाला का जो है खड़ा वाला के साथ। 3 में 3 से तो कितना हो जाएगा 9 और 1 में -1 से तो -1। इसको यहाँ से हटा करके अब यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, 3 में 1 से तो 3 और 1 में 2 से तो 2। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है
कि अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर 1 में 3 से तो -3 और 2 में -1 से तो -2। अब यहाँ के बाद जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 1 में 1 से तो -1 और 2 में 2 से तो +4। अब इसको जो है माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दीजिए, ठीक है। 5 में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा। फिर 5 में 1 से गुणा होगा तो 5, फिर 5 में 1 से तो -5, 5 दूना के 10, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, 7 में 1 से तो 7, 7 में 0 से तो 0, 7 में 0 से तो 0, 7 में 1 से तो 7, और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए नौ में से 1 जाएगा तो 8, 3 2 5, -3 -2 माइनस कितना हो जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर कितना है 15, 5 -5 और यहाँ पर 10 प्लस 7 0 0 7 बराबर में 0। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना होगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो देखिए 8 में से 15 जाएगा -7 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, -5 और माइनस माइनस प्लस, तो -5 और +5 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में से 10 जाएगा तो -7 और प्लस है तो यहाँ पर प्लस, प्लस है तो प्लस, देखिए 7 0 0 7 और बराबर में 0 है, यानी यह भी क्या है तो एक 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बराबर इधर दे देते हैं और इधर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 0 0 0 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़िएगा तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो इनको जोड़िए, -7 और +7 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, -7 + 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप क्या देख रहे हैं कि 0 मैट्रिक्स जो है 0 के बराबर हो गया और यह RHS LHS के बराबर हो गया, मतलब यही सिद्ध करना था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर LHS RHS के बराबर हो गया, यानी 0 मैट्रिक्स के बराबर हो गया, जो कि उतना ही लाना था। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग सिद्ध कर दिए, प्रूव्ड, यहाँ पर लिख दीजिए और इस तरीके से जो है यह सिद्ध हो गया। चलिए, तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग
क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को जो है देख लिए हैं। आइए अब यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं और 9 को देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा भी और ये आप लोग इस बात से परिचित भी हैं कि यदि आप 12th क्लास में हैं और सब्जेक्ट जो है आपका कोई भी सब्जेक्ट हो और उसमें यदि आपका मैथ है तो डेली शाम को जो है 7 बजे से हम लोग इसी चैनल पर लाइव रहते हैं और इस तरीके से जो है आप 12th क्लास के मैथ को जो है अच्छे तरीके से जो है कवर कर पाएंगे और समझ करके सारे के सारे प्रश्नों को जो है डिटेल में पूरे कंसेप्ट के साथ आप अच्छे तरीके से बना भी पाएंगे। चलिए तो याद रखिएगा डेली शाम को जो है 7 बजे से। एक बार फिर आपको यही एडवाइस रहेगा, यदि आप लेक्चर 1 से लेकर के यहाँ तक के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार जो है आप ज़रूर 1 से लेकर के यहाँ तक के लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिए। और यदि आपको समय मिलता है तो जो भी 2-3 क्लास यदि पीछे छूट गया होगा उसको आपको तो मिल ही जाएगा। सर्च कीजिए, मिल जाएगा। सर्च क्या करना है कि 12th मैथ बाई क्रांति सर, या ऐसे भी सर्च कीजिए 12th मैथ और सन्नी साइंस क्लासेज, ऐसे सर्च कीजिए आ जाएगा। तो जो सन्नी साइंस क्लासेज एक आइकन दिखाई देगा उस पर जो है क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में क्या करना है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं रहता है, नहीं भी जानते हैं, तो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादातर एडवाइस जो है ये उन्हीं के जो है फ़ायदेमंद का होने वाला है। और आइकन पर आपको क्लिक करके जो है आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो आपको फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, बायोलॉजी का भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश जो है सन्नी साइंस ऑनलाइन जीके जीएस पर चलता है तो वहाँ से आप हिंदी इंग्लिश देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, बायोलॉजी का मिलेगा, मैथ का मिलेगा। तो यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ पर जा कर के आप वहाँ से प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, 5 करके देख सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बात दिमाग में रखिएगा, इस आव्यूह का ऑर्डर कितना है, तो इसमें एक रो है और कलम 1, 2, 3 ठो कलम है। तो यानी इस आव्यूह का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 1 × 3 है। लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इसमें 3 ठो क्या है, रो, और कलम कितना है, तो कलम जो है 3 है। और इस मैट्रिक्स का पूछा जाएगा कि इसमें रो कितने हैं, इसमें 3 ठो रो है और कलम कितने हैं, तो 1 है, और यहाँ पर 0, तो ये तो आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा कराना है। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो पीछे वाला आगे वाला से बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए इन दोनों मैट्रिक्स में जो है गुणा संभव है। इन दोनों मैट्रिक्स में जो है आप अच्छे तरीके से गुणा कर पाएंगे, प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स यानी 2 आव्यूहों का गुणनफल जो है आप लोग अच्छे तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो जो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का होगा, कितने ऑर्डर का होगा बताइए। तो आगे बच गया 1 और पीछे बच गया 3। जब इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा,
तो 1 गुने 3 ऑर्डर का होगा। मतलब x में 1 से गुना कीजिए तो x, इसको यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, x में 1 से गुना कीजिए तो x, -5 में 0 से गुना कीजिए तो 0, और 1 में 2 से गुणा कीजिए तो -2। जब x में 0 से गुणा करेंगे तो 0, जब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो -10, और जब -5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो क्या आप इतनी बातों को अच्छे तरीके से कवर कर पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए। कमेंट की सुविधा इसीलिए जो है आपको प्रदान की गई है। और इस बात को अच्छे तरीके से समझते हुए और पूरे गंभीर तरीके से, पूरे सीरियसली होकर के आप अपने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि यह समय है, यह आपका समय नहीं है। घड़ी आज आपका है लेकिन समय किसी और का है। इतना मेहनत कीजिए, रात दिन करके इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि समय आपका हो लेकिन घड़ी किसी और का हो। तो ऐसे इस प्रकार से मेहनत करके जो है आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, ऐसे तो बार बार कहा जाता है कि शिक्षा जो है एक ऐसा औजार है जिससे सब कुछ संभव है। अगर आप एजुकेशन को अच्छे लेवल पर, अच्छे लेवल के एजुकेशन तक आप अपने अंदर विकसित नहीं कर पाएंगे तो फिर सोचिए कि क्या होगा। क्योंकि शिक्षा जो है एक ऐसी धन दौलत है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते भी हैं। एक बार उन्हीं के बातों को हम याद दिलाते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आपको कोई पीट सकता है, आपके पास पैसा है छीन सकता है, लेकिन एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी धन दौलत है जिसको कोई कभी छीनना तो दूर की बात, इसको चुरा ही नहीं सकता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि यदि अभी जो है उम्र है, ये सब बात हम सभी लोग को सोचना चाहिए। इस पर बिल्कुल हम लोगों का भी ध्यान रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो अभी समय है, यह जो स्टेज चल रहा है ये बिल्कुल आपकी मेहनत करने की उम्र चल रहा है। आप जब कभी गुस्सा होते हैं तो अब आपको लगता है कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन सोचिए कि जब आपकी उम्र जो है 65 साल 60 साल से ऊपर की होगी और तब आपको कोई गाली भी देगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए, इस उम्र में ज़्यादा आप उत्साहित इसलिए हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे कुछ भौतिक कारक भी हैं, कुछ शरीर के अंदर कुछ फिजिकल जो है कारक भी है, प्राकृतिक, भौतिक, बहुत से ऐसे कारक हैं। उसी में एक आपकी एनर्जी भी है कि अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, आप एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं। आप रात रात तक भी जग कर के पढ़ाई कर सकते हैं। दिन में भी यदि आपको बहुत सारा, यदि अभी का समय का ही बात किया जाए, धूप है, गर्मी है, कुछ भी है, तो आप इसमें आप जीतोड़ मेहनत कर सकते हैं। 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप अपने पसीना, यानी पसीना जो है बहा करके आप मेहनत कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई थकावट नहीं होगी, फिर भी आपको जो है कोई थकावट, कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन जब ये उम्र चला जाएगा, जब आप इस एज को पार कर जाइएगा, 25-30 साल के उम्र के हो जाइएगा, तो आपको हर एक काम करने के बाद आपको एक थकावट सी ज़रूर महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब आराम करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी समय है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे, बस यही एक विनती है, यही एक अनुरोध है कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग से ज़रूर बचें। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें इससे गुणा करके यहाँ पर, इसमें इससे गुणा करके यहाँ पर, इसमें इससे गुणा करके यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम लोग को ध्यान क्या देना है कि x में जब 0 से गुणा किए तो 0, -5 में 2 से गुणा किए तो -10, और -1 में 0 से गुणा किए तो 0। x में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x,
-5 में 1 से गुणा करेंगे तो -5, और -1 में 3 से गुणा करेंगे तो -3। अब यहाँ के बाद जो यह मैट्रिक्स है इसको जो है आप जस का तस लिख दीजिए। x है तो x, 4 है तो 4, और यहाँ पर 1 है तो 1, 0 है तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब जो है इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, x - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2x - 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, x 4 और यहाँ पर 1 = 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जी? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रा देखा जाए। चलिए कि क्या आप हर एक बातों को अच्छे तरीके से कवर कर पा रहे हैं या नहीं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है ध्यान दीजिए। इसमें जो है एक ठो रो है और कलम कितना है, 1 2 3। तो एक ठो रो है और 3 ठो क्या है तो कलम है, इसीलिए 1 × 3। इसमें रो कितने हैं, तो पहले रोना है, मतलब रो कितने हैं 3, और कलम कितने हैं 1। ठीक है, तो अब इस तरीके से इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर कितना हो गया, 1 × 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया तो 3 × 1। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? जब पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तभी क्या होगा, तभी जो है प्रोडक्ट होगा, तभी जो है गुणा होगा। ठीक है, देखिए तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है तो इसमें गुणा होगा, लेकिन गुणा करने के बाद देखिएगा पूरे बारीकी से, लेकिन गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा, तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 1। यानी इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितने ऑर्डर का होगा, तो 1 × 1 ऑर्डर का होगा। तो x - 2 में x से गुणा करेंगे, x - 2 प्लस -10 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -40। क्या, -40 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। 2x - 8 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2x - 8, और बराबर में 0 है तो 0। देखिएगा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यह जो मैट्रिक्स है यह 1 × 1 का है, मतलब इसमें एक रो है और एक कलम है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बराबर में 0। x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। x में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x। माइनस यहाँ पर क्या है 40, और प्लस यहाँ पर क्या है 2x - 8। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x² और 2x ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस में 2x है और यह प्लस में 2x है, ख़त्म हो जाएगा। -40 और -8 -48 बराबर में 0। तो x बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² बराबर में कितना हो जाएगा, इधर प्लस में उधर गया तो इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर में ±√48। तो x बराबर में प्लस माइनस, अब 48 का कितना होता है जी, 48 का कितना होता है,
आप लोग निकालिए। 48 का होगा 2 से 24, ये हो जाएगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 1। मतलब इसको रूट में हम लोग रूट 48 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे 3। तो जिसका पेयर मिलेगा, जिसका जोड़ा मिलेगा उसको जो है रूट से बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको रूट से बाहर नहीं करेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? एक बार देखिए, समझिए, यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्या आप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ पाए हैं? क्या आप यहाँ तक क्लियर हो पाया है? चलिए, x का मान निकालना है। आप लोग यहाँ से आगे x का मान निकाल लेंगे। देख लीजिए एक बार, देखिए। चलिए एक बार जो है इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए यह एक मैट्रिक्स था, और यह एक मैट्रिक्स था, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दिया गया था बराबर में 0। इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा करके यहाँ पर एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, और यह जस का तस लिख दिए हैं। इसी को कैलकुलेट करके यहाँ पर और इसको यहाँ पे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर यह एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, जिसका ऑर्डर जो है 1 गुणे 1 था। अब इसको और आगे कैलकुलेट करके इतना लिखे हैं, फिर यहाँ पर x² माइनस 48 बराबर किधर माइनस में, बराबर किधर गया तो प्लस में। तो x² बराबर 48, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस इधर रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस इसका जोड़ा है, यह 2 बाहर निकल जाएगा रूट से। इसका भी जोड़ा है, यह भी रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 3 का जोड़ा है नहीं है, 3 का पेयर नहीं है, इसीलिए यह जो है 3 इसी के अंदर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में प्लस माइनस 2 दूना 4, और यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग को क्या स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अब यह इसके बाद इस विविध प्रश्नावली में यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में विविध प्रश्नावली 3 में जो है बस 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। और इस तरीके से मैट्रिक्स टॉपिक जो है, मैट्रिक्स चैप्टर जो है पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक और इसमें एक और आगे जो है क्लास लगेगा। ठीक है, देखिए, तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप क्लास को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ यदि क्लियर हो रहा है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास के साथ अटेंड कीजिए, ताकि जब ज़्यादा संख्या में होंगे तब आपको भी लगेगा कि हमसे भी कोई तेज बैठा था जो कि हमसे फास्ट आंसर कर रहा है, हमसे जो है तेज़ी में, यानी हमसे जो है फास्ट समझ भी रहा है, उसका आंसर भी कर रहा है, कमेंट भी लिख रहा है। और इस तरीके से कमेंट को आप भी पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, किसका आंसर जो है सही है, गलत है, और इस तरीके से आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से होती चली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। यदि आपको इतना हर एक चीज़ किया जा रहा है तो बस एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, बस हो गया। और यदि आप समझ पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत जो है आपको, आप अपना समय दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप धन्यवाद के जो है पात्र हैं। आइए, तो इस तरीके से जो है x का मान क्या आ गया, तो x का मान प्लस माइनस 4√3 आ गया, और x का मान ज्ञात करना था, और x का मान जो है हम लोग निकाल लिए। चलिए, तो आज के क्लास को जो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 12th मैथ एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक कवर किए हैं। इसके अगले क्लास में इसके अगले प्रश्न पर जो है चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।